इस्लाम हमें पता है कि मैं थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आप बड़े धीरज और अच्छे अंदाज में बात कर रहे हैं, तो मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी थोड़ा देना, गो के टॉपिक नहीं है। ये जो एहतियात हजरत मुफ्ती साहब आपके सामने रख रहे हैं, सैम भाई रख रहे हैं ना, ये जो एहतियात यानी प्रिकॉशन करना, प्रोएक्टिवली इन चीजों को लेना, कि आप एक ईश्वर के अलावा किसी की पूजा, ये इस्लाम ने सिखाई है। ये मेंटालिटी, ये बिहेवियर इस्लाम बनाता है। उसकी वजह क्या है? इस्लाम ये कहता है कि हर उस चीज से आप अपने आप को दूर कर लो, डिसओन करो, डिसक्रेडिट करो, डिस्कनेक्ट करो, जो आपको किसी भी ऐसी चीज की तरफ लेके जाती है जिसकी टीचिंग्स का ईश्वर ने नहीं कहा हुआ। ठीक है? मिसाल के तौर पर कुरान में शिरक के बारे में जब पॉलिथिज्म के बारे में बात आई कि एक से ज्यादा खुदा की पूजा, वहां अल्लाह ताला कहते हैं वमा लहुम अलैहि मिन सुल्तान, ये उन चीजों की पूजा में लग गए हैं, वमा लहुम अलैहि मिन सुल्तान, जिनके लिए इनके पास दलील ही कोई नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, उन चीजों की पूजा में लग गए हैं। बिल्कुल मैं इस वक्त देख रहा हूं कि भारत माता की जय और वंदे मातरम के हवाले से जो सिचुएशन बनी है कि कोई दलील नहीं, कोई ग्राउंड नहीं, कोई बुक नहीं, कोई रेफरेंस नहीं, कोई एविडेंस नहीं, मगर पूजा के लिए बात। अब ये जो जे हो से आपको दूर रहने की बात वो कर रहे हैं ना कि जे हो उसमें आएगा, उसकी वजह ये है कि शिर्क पता है कैसे, यानी बुराई में कैसे बंदा पड़ता है, इवल के अंदर हैबिट में कैसे बंदा डेवलप होता है, वो ऐसे होता है। आपने किसी ड्रगी को देखा है जो ड्रग का एडिक्ट हो, नतीश भाई? बिल्कुल। हाँ, उससे आप कभी उसकी स्टोरी पूछिएगा, वो कभी नहीं कहेगा कि मैं डायरेक्ट ड्रग का एडिक्ट हूं, वो कहेगा ग्रेजुअल। मिसाल के तौर पे स्टार्ट में वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर उसने सिगरेट का एक कश लगाया, सादा सिगरेट, सिंपल नॉर्मल। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने डब्बी खरीदी, फिर डब्बी खरीदेगा वो, फिर एक उसकी हैबिट बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे दोस्तों के पास बैठा जो शराब पीते थे, फिर उन शराब वाले दोस्तों के अंदर बैठकर वो ड्रग एडिक्ट बन गया और अपनी जिंदगी की तबाह कर ली। तो वो ये नसीहत करता हुआ, मैंने ऐसे काउंसलिंग जो सर्कल में बैठा हूं, मैंने सुना है उनकी बात को, वो कहते हैं कि हमें बच्चों को सिगरेट पीने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब ये शुरू करते हैं तो उन चीजों के अंदर मुलव्विस हो जाते हैं। यही इस्लाम का तरीकाकार, और यही जो इस वक्त टॉपिक है वो ये है, हम ऐसी चीजों की तरफ जा ही क्यों रहे हैं जहां ईश्वर की टीचिंग ही नहीं है। वमा लहुम बिही मिन सुल्तान, जब है ही नहीं कोई दलील। भाई ये गुजारिश थी। अच्छा, हाँ कहिए। आप देना चाहेंगे इसका? नहीं नहीं, वो सही था, मैंने सुन लिया उन्होंने जो कहा, और मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें मैं आर्ग्यू करूंगा तो बाकी लोग भी बैठे हुए हैं स्ट्रीम पे। 2 मिनट मैं, हाँ जी 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 जी, आप अपनी बात 2 मिनट, हाँ मैं जल्दी से मैं मुकम्मल कर ले रहा हूँ। ये अभी रैंडम क्वेश्चन हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए एक्चुअली सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन आज मैं टॉपिक पे से हट के नहीं बात करना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे बोला। कुछ और क्वेश्चंस है, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आप लोग, मैं बोलूंगा वही जो मुझे पता है। चले, नहीं, अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा जनाब, अगले कॉलर को ले लेते हैं। हमारे साथ हैं क्विकली सागर भाई, क्या कहना चाहेंगे? क्या अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। राम मुफ्ती साहब, बस मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आइडियोलॉजी है ना नेशनलिज्म, इसका मैं शिकार हो चुका हूँ। सोच के देखिए, एक मुसलमान होकर बंदा शिकार हो चुका है। और मुफ्ती साहब, मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने बाप से बहुत बदतमीजी से बात की थी इस आइडियोलॉजी की वजह से। ये आइडियोलॉजी आपकी सोचने समझने की पूरी शक्ति खींच लेती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने मक्का मदीना की बहुत बेइज्जती की है और रसूलुल्लाह के शरीयत की बेइज्जती की है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मुफ्ती साहब, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने की है। कहता हूँ आप लोग शरीयत शरीयत शरीयत, जब मैं मुफ्ती साहब इन सबसे दूर था। क्योंकि मुफ्ती साहब ये आपको इतना कर देती कि आप ये भी नहीं देखते कि अगर आपका देश कुछ बुरा भी कर रहा है किसी के साथ, यू वोंट इवन कंसिडर दैट कि सच में कुछ हुआ भी है बुरा, कि आप बस अपने देश के लिए एकदम ब्लाइंड हो जाते हो। तो ये राष्ट्रवाद आपको ऐसा ही ब्लाइंड करती है, और मैं इसका शिकार हो चुका हूं। मैं बस यही आपको बताने आया था कि मुफ्ती साहब यही एक मेन प्रॉब्लम है। आप हम इसीलिए तो वतन परस्त नहीं होते ना मुफ्ती साहब। आज ये समझ में आया कि आज मैं एकदम न्यूट्रल देख पाता हूँ दुनिया को, सिर्फ क्रिएटर को अगर हम सोच करके देखें। इसीलिए हमारे यहाँ से वर्शिप एक डीटी है। आपने एक लफ्ज बोला वतन परस्त, एक है वतन पसंदी और एक है वतन परस्ती, दोनों में वतन पसंदी में कोई बुराई नहीं है, वो तो एक नेचुरल। बिल्कुल। वतन परस्ती का मतलब ये है कि आप उसकी जो है वो हर अच्छाई को अच्छाई और बुराई को भी अच्छाई समझने लगे, तो ये वतन परस्ती है। क्योंकि मैं इसका विक्टिम रह चुका हूँ मुफ्ती साहब। मैंने आज बहुत, मैं अपने पापा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अगर हमारे अंदर इतनी अखलाकी या इतनी मोरालिटी हो कि हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें, तो फिर हम अपने वतन को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं उसमें अगर कोई बुराई है। और ये एक अच्छाई वाली बात है कि हम अपने वतन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भाई ये बुराई यहाँ मौजूद है, लिहाजा इस बुराई को खत्म होना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, अपने जानने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, वतन परस्ती आपसे क्रिटिसिज्म जो आपने बोला ना, देश के लिए क्रिटिसिज्म, कुछ भी देश में बुरा हो रहा है वो छीन लेती है आपसे। जी, आप सुन नहीं पाते, और इतना कि मुफ्ती साहब आप किसी की जान तक ले सकते हो। ये इतनी खतरनाक है, इतना गुस्सा मेरे अंदर भर देता था अगर मैं किसी को
किसी भी को भी, चाहे अपना देश वाला ही क्यों नहीं कुछ क्रिटिसाइज कर दे। चले, अच्छा हुआ आप आए और अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी और आपको सही रास्ते पर लगाया, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, उसका फजल बस है। अल्लाह ताला माफ कर दे और मेरे पापा माफ कर दे, जो भी मैंने उनसे माफी मांगी थी सबके लिए। चले बहुत चलिए, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जनाब, टॉनी स्टार। या फिर अपने राष्ट्र को, गॉड को या राष्ट्र को? आपका गॉड बड़ा है आपकी नजर में या फिर राष्ट्र बड़ा है आपके गॉड से? बड़ा नहीं बल्कि पहले कहिए कि राष्ट्र पहले कि गॉड पहले। मेरे हिसाब से तो राष्ट्र तो अभी रहना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र अगर ये नहीं रहेगा तो इधर गॉड भी नहीं रहेंगे, गॉड भी नहीं रहेगा। अच्छा तो नहीं, इसका मैं ये तो आप देख सकते हो। मेरे को तो ऐसा इसका मतलब इकबाल ने फिर ठीक कहा था कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो जी, बैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। यानी राष्ट्र ने तो मेरी गलत मुफ्ती साहब इनके हिसाब से फिर जो राष्ट्र था ना वो कट कर बहुत छोटा हो गया, इनका खुदा कट कर छोटा हो गया। जब ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो इनका खुदा भी नहीं रहेगा। अफगानिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, तो ये है ना सर जी। टोनी भाई ये तो कट के चले गए, कहीं चले गए ना, तो उसका रीजन क्या है? रीजन कुछ भी हो, लेकिन अगर राष्ट्र खुदा से बड़ा है, सुनिए, उसका रीजन कुछ भी हो, चलो रीजन बहुत खराब है, मैं आपके साथ, बहुत खराब लोग थे, चले गए बेचारे। चलो मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी आमिर भाई, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट, तो मैंने मान लिया बहुत खराब लोग थे, बिल्कुल, यानी उनसे ज्यादा खराब लोग नहीं थे दुनिया में। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब राष्ट्र बड़ा है खुदा से, तो भाई राष्ट्र के पास इतनी पावर होनी चाहिए थी कि वो अपने आप को कटने न देता, क्यों कटने दिया? पॉलिटिक टाइप के बंदे बीच में वो क्या, वो मुनाफिक बोलते नहीं क्या, जो इधर के ना रहते ना उधर के, वो जो मुनाफिक लोग हैं वो राष्ट्र के ऊपर गालिब, वो राष्ट्र के ऊपर छा गए, राष्ट्र को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। बताइए कैसे? जो राष्ट्र खुदा से, क्रिएटर से बड़ा है, जो ईश्वर से बड़ा है, वो मुनाफिक ढेर हो गया। पॉइंट करेक्ट पकड़ा है, दोगले है वो दोगले, जैसे कि अभी देखिए आप, दोगले नहीं, ये राष्ट्र दोगला हुआ। नहीं सर जी, सुनिए ना बात। हुआ कि एक तरफ आप उसको मान रहे हैं कि वो सबसे बड़ा है, ऊपर से वो ढेर भी हो रहा है। अभी इतने मैं रहता हूँ, इंडिया में रहता हूँ, इधर के मुसलमान बोल रहे हैं कि ये है, मैं देशभक्त हूँ, ये हूँ। अभी एक छोटा सा हम सिंपल सा करते हैं, एक माहौल बनाते हैं। आमिर पाजी है पाकिस्तान से, और आमिर पाजी अपने नबी को मानते होंगे, रसूल को मानते होंगे। तो रसूल ने ये कहा था कि मैं यहाँ आया हूँ तो मैं अपना मजहब फैलाने के लिए आया हूँ, और आप ये मानते हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये मानते हैं कि पूरे जो कायनात है या पूरा जो वर्ल्ड है उसमें इस्लाम ही रहना चाहिए, राइट? टोनी भाई ये जो स्टेटमेंट ना बोलिए भाई, आमिर भाई को कह रहे हो, मुखातब आप आमिर भाई को कह रहे हैं, तुसी ना बोलिए। मुझे यानी मेरे नबी के बारे में बात कर रहे हैं पंजाबी स्टाइल में बात, तो मुझे मुखातिब नहीं कर रहे। ये जो आपने स्टेटमेंट बोली है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोला कि मैं अपना दीन फैलाने आया, पूरे कुरान से 114 सूरतें हैं, ज़खीरा हदीस से ये स्टेटमेंट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाल के दिखा दें कि उन्होंने कहा हो मैं अपना दीन फैलाने के लिए, एक जगह से भी ये स्टेटमेंट निकाल दें कि अल्लाह के रसूल ने कहा। हदीस दिखा दूं क्या वो? हाँ, ये दिखाना है कि अल्लाह के रसूल ने कहा मैं अपना दीन फैलाने के लिए, अपना दीन फैलाने के लिए आया। मैंने तो लड़ना है, ऐसा कहा था पाजी। सुनिए आमिर पाजी, नहीं, जो जुमला यार इस तरह टाइम वेस्ट, देखें ये चीज उलझन पैदा करती है। जो स्टेटमेंट दी है मैंने उस पे पकड़ा है, अब आप बदल रहे हैं। ठीक है सर। सुना इब्न माजा, हदीस नंबर है 3929 निकाल कर थोड़ा पढ़ लीजिए। इब्न माजा दोबारा बोलें, 3929। हाँ, 3929। मेनू तो लड़ना है जब तक कोई बंदा जो भी बचा है उसको ला इलाहा इल्लल्लाह बोलना ही है। नहीं, एक मिनट नहीं पढ़ना है, आपने पढ़ना है मुफ्ती भाई, आपने पढ़ना है। अरे भाई, इसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं अपना दीन फैलाने के लिए आया हूँ? एग्जैक्टली अपना कोई दीन होता है? दिन की होता है। एक मिनट आपने मेरी बात सुनो, स्टेटमेंट आपकी है, हम इस वक्त रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। हमें मेरे भाई आपने ये बताना है जो स्टेटमेंट दी। यार आप बोलिए। मेरी बात सुनो, आपसे जो स्टेटमेंट थी ना टोनी भाई, आपकी जो स्टेटमेंट थी उस स्टेटमेंट पे रेफरेंस चाहिए।
दीन अल्लाह का है, तमाम अंबिया उस एक दीन को फैलाने आए थे, अपना किसी का दीन नहीं था। किसी तो नबी ने नहीं कहा मेरा दीन है, दीन अल्लाह। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ठीक है, तो जैसे ही आपने बोला, अभी आपने बोला, मैंने एक गल दसो, मैं अगर मोमिन बन जाता हूँ और मैं बोल रहा हूँ मैं मेरा दिन फैलाऊंगा, तो क्या मैं मेरा दिन फैलाऊंगा, क्या मैं अपने आप रसूल नहीं का बोल दिन सकते ना, फैलाऊंगा? आप ये बोल ही नहीं सकते, यही तो कह रहे हैं, आप बोल नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ नबी ने ये बोला नहीं है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किसी एक नबी ने नहीं ठीक है, बोला। मैंने तो वो मैं अपना दिन फैलाने आया हदीस हूं। पढ़वा दो। नहीं, मुफ्ती वो हदीस मुफ्ती ताजु वो हदीस बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उमिरतु अन उकातिल अन्नास हत्ता यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वो तो हदीस है मौजूद, हाँ, लेकिन उसमें ये कहाँ लिखा हुआ है कि मैं अपना दीन फैलाने के लिए आया हूँ? हाँ, पकड़ लियो, एक ही पॉइंट पकड़ लियो। टोनी जी एक मिनट, हाँ मेरी बोलिए बात, सर, आप बोलिए आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, मेरी बात सुनिए। बोलिए। मैंने आपसे ये पूछा कि भाई राष्ट्र बड़ा कि ईश्वर बड़ा, आपने कहा राष्ट्र बड़ा। जब राष्ट्र के पास ईश्वर से ज्यादा एहतराम, इज्जत, ताकत, कुदरत सब चीजें हैं, तो हम सिर्फ सवाल ये कर रहे हैं कि राष्ट्र को फिर टुकड़े टुकड़े में बंटना नहीं चाहिए था, राष्ट्र को अपने आप को डिफेंड करना चाहिए था। इसका आंसर आपको मिल गया है। नहीं मिला दोगले जो थे उनके वजह से बढ़ गया है, आगे बढ़ेंगे अब। चले ठीक है, उनकी वजह से बढ़ गया। दोगले थे, दोगले की वजह से बढ़ तो गया। ये साबित हो गया कि राष्ट्र ईश्वर से बड़ा नहीं है, ये फैलेसी है, क्योंकि ईश्वर नहीं बना, राष्ट्र बना। दोगले ने बीच में लाओ, दोगले जो होते हैं ना उसको बीच में लाओ आप। अगर टोनी भाई आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, आप छोटी सी लॉजिक नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मान ले दोगले लोग ईश्वर के खिलाफ साजिश कर रहे होते, तो क्या ईश्वर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता? ईश्वर भी नहीं, राष्ट्र। मैंने राष्ट्र नहीं चाहिए, सवाल ये कर रहा हूँ कि आपने कहा दोगलों की वजह से राष्ट्र बढ़ गया, चलो ठीक है, बढ़ गया। अगर वही दोगले ईश्वर के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे होते, तो क्या ईश्वर टुकड़े टुकड़ों में बढ़ जाता? ईश्वर, हाँ, जो दोगले वो कौन है? अरे वो कोई भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई भी नहीं होते, वो कोई भी नहीं, उन्हें तो क्लियर किया। आमिर भाई मैंने आज जाने दो, ये मेरे को लग रहा है ये मैंने आप टोनी स्टार्क कम, टोनी कक्कड़ ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। इनके सूट में शॉर्ट सर्किट हो गया आमिर भाई, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चले ठीक है, अच्छे भाई थे, आकर माहौल अच्छा किया इन्होंने, चलो सही है जी। सही मुस्लिम साहब क्या हाल चाल है भाई? अच्छा, ये अपने सही मुस्लिम भाई हैं, ठीक है। हाँ, इनसे ले ले बात। अस्सलाम वालेकुम। एक से एक नमूने आते हैं भाई, बड़ा मुश्किल होता है झेलना। अच्छा, मुझे थोड़ी सी शिकायत है। जी, शिकायत दूर करें। शिकायत ये है कि मतलब कॉफिन में ना आखिरी कील ठोकी नहीं जा रही है। एक स्ट्रीम ऐसी हो जिसमें इनसे पूछा जाए कभी राष्ट्रवाद से आप क्या क्या सीखे, आपने देश के लिए क्या काम किया, देश को क्या फायदा हुआ। क्योंकि मिसाल के तौर पर अभी 8 चीते लाए गए हमारे देश में, तो ट्रेंड चल रहा था कि वो जो 7-8 जो सीआर हैं जो पैसे लेके भाग गए उनको भी लाया जाए। जब उनकी बारी आती है कोई राष्ट्रवाद नहीं होता, ठीक है। देश में क्या चल रहा है उस टाइम, कोई राष्ट्रवाद नहीं है, मिथ्या राष्ट्रवाद सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए। तो इसके ऊपर आप एक स्क्रीन करें कि उसमें ये कुछ नहीं। बिल्कुल जबरदस्त, ये होना चाहिए, बहुत जबरदस्त। आईना भी तो दिखाया जाए ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा शेख, मैं चाह रहा था कि मैं एक नज़म, अभी उसका एक शेर आया था। जी कुछ बोलना चाह रहे? मैं समझा कि आप इजाजत दे रहे, इजाजत नहीं है। हाँ बोलिए। नहीं, मुझे इस पे याद आ गया, मैंने कहा मुसलमानों की इस्लाह का भी सिलसिला है, तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अलैहिर रहमा, वो कहते हैं अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी, उनकी जमीयत का है हस्ब नसब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से है मुस्तहकम जमीयत तेरी। और ये नज़म जो उन्होंने नेशनलिज्म, पहले वो नेशनलिज्म की बात करते थे, सारे जहां से अच्छा तो ब्ला ब्ला ब्ला, और उसके बाद जब उनको समझ पड़ी कि ये क्या हुआ है और दिया क्या गया है हमें, क्या ये पलाया गया, तो उसमें वो जो नज़म है जिसका मैंने एक शेर तो पहले पढ़ दिया था, मैं चाह रहा हूं उसको मैं थोड़ा सा तेजी से पढ़ दूं जी। वो कहते हैं, इस दौर में मैं और है जाम और जम, और इस दौर में मैं और है जाम और है जम, और साकी ने बना की रवश लुत्फ सितम, और मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम, और तहजीब के आजर ने तरशवाए सनम, और तहजीब के आजर ने क्या जबरदस्त तशबीह दी है भाई, क्या बात है, क्या
मुस्लिम ने भी तामीर किया अपना हरम और तहजीब के आजिर ने तिरशवाए सनम और इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है जो जी पैरहन उसका है वो मजहब का कफन है ये बुत के तराशीदा तहजीब नवी है गारत गर का शाना दीन नबवी है बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है नजारा दरीना जमाने को दिखा दे ए मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही। क्या बात है, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही। तबाही, क्या बात है, हो कैद मकामी तो नतीजा है तबाही रहे बहर में आजाद वतन सूरत माही है तर्क वतन। क्या कहने क्या बात है तर्क वतन वाले शेर की थोड़ी सी इसका तर्जुमा होना चाहिए। ये जो आपने कहा ना कि ये कैद मकामी तो नतीजा है तबाही, यानी अगर आप अपने आप को किसी खास बॉक्स में बंद कर लेंगे, किसी बॉर्डर से अपने आप को लिमिट कर लेंगे, अपने आप को महदूद कर लेंगे, तो उसका नतीजा तबाही है। उसके बाद अगला क्या है मिसरा? वो कहते हैं रहे बहर में आजाद वतन सूरत माही। हाँ, रहे बहर में आजाद वतन सूरत माही, यानी अगर मछली समंदर में है तो वो बिल्कुल आजाद है, उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है और कितनी आजादी के साथ वो फिरती है, उसने अपने आप को लिमिट नहीं किया कि बस वो इसी जगह रहेगी। ऐसे ही इंसान को रहना चाहिए। जबरदस्त। वतन सूरत माही, मछली की मानत। आगे क्या बात उन्होंने बड़ी खूबसूरत, कहते हैं है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही। हाय हाय हाय, है तर्क वतन, माशाल्लाह अमल किया है। माशाल्लाह है तर्क वतन सुन्नत महबूब इलाही दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ है। अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, ये देखे जरा, ये ग्लोबल जो एक टसल चल रही है जिसका कहा कि जंगें लड़ी जा रही हैं, भाई ने जिक्र किया था। अक़वाम जहां में है रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से। बिल्कुल बिल्कुल। खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से। कमजोर ये जो अभी सही मुस्लिम साहब ने कहा ना कि वो जो लेकर भाग गए थे, वैसे भाग गए ना वो, नेशनल, उनसे सवाल नहीं होता। खाली है सदाकत तो सियासत क्या है, वो खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमजोर का घर होता है गारत तो इसी से। बिलो द पॉवर्टी लाइन रहेंगे, लेकिन कोई उसे जो भाग गए हैं सारे अलग अलग नाम से, उन पर कोई सवाल नहीं करेगा जी। अक़वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, अक़वाम में मखलूक खुदा बटती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे। कौमियत इस्लाम, बहुत शुक्रिया जी जबरदस्त, क्या ही बेहतरीन अशार हैं वाकई। इस तरह की जो अशार हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि इकबाल को नेशनलिज्म है और पेट्रियोटिज्म है, इसमें फर्क समझना चाहिए लोगों को, और ये समझना चाहिए कि नेशनलिज्म विदाउट ऑनेस्टी कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। अगर आप खुद के लिए ऑनेस्ट नहीं है, क्या नेशनलिज्म करेंगे आप, क्या देश के लिए भला करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। तो अपने अंदर जो इंट्रोस्पेक्टिव वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम नेशनलिस्ट खुद को कह रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी का छपका मारे मुंह पे सुबह सुबह, और मतलब सोचें इस बारे में, ठीक है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कोई पैट्रियट नहीं बन जाएगा, करके दिखाना होता है। इस टॉपिक पे मैं सोचता हूँ कि कुरान पढ़ने के बाद, कुरान को समझने के बाद, आमिर भाई आपको काम नहीं करना है जी हजरत आप आंकड़े का नंबर तो फिगर तो चेक करें, ये क्या है। अगले साल तक काम नहीं करना, 1-2 साल तब आप छुट्टी ले लें। मैं यूरोप निकल रहा हूँ सर, सिसिली और इटली सैर सॉरी, सही मुस्लिम, गो अहेड जी। ठीक है, तो ये छोटी सी बात मुझे ये कहनी थी कि कुरान पढ़ने के बाद जो इंसान के अंदर जो खौफ है खुदा आता है, और उसके बाद वो जो गलत काम करने से बचता है ना, उससे बड़ा नेशनलिज्म क्या होगा। फिर वहां से जो फीलिंग आती है वो तो अलग ही चीज है। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे मुसलमान भाई जो इंडिया में हैं और जो कुरान की तालीम से, मतलब कुरान की तालीम के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनसे बड़ा पैट्रियट, उनसे बड़ा नेशनलिस्ट कोई नहीं है। वो एक हिंदुस्तान के लिए वो एक बहुत बड़ी मतलब एसेट है वो लोग। और दूसरी बात ये है कि मेरे हिंदू भाई ये सिर्फ अभी तक हिंदू हैं, ये सिर्फ हिंदू इसलिए है क्योंकि हिंदू फैमिली में पैदा हुए, इनका कोई स्टैंड नहीं है।
जैसे ही सैम भाई आते हैं ये भाग जाते हैं हिंदुइज्म छोड़ के, कहते हैं कि भाई हमारी किताबों में हमें नहीं पता, ये तो हम मानते ही नहीं। तो कोई स्टैंड नहीं है ना, कोई ग्राउंड नहीं है इस बात का। जी तो जी, मेरी राष्ट्र सबसे बड़ा है। हाँ, राष्ट्र बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है। क्यों बड़ा है क्या है वो बताइए, क्यों है? हाँ, राष्ट्र बड़ा इसके लिए है कि राष्ट्र का अगर हिफाजत नहीं होगा तो ना लोग बचेंगे, ना उसका धर्म बचेगा, ना उसकी मान्यताएं बचेंगी, ना तो संस्कृति बचेगी। राष्ट्र की हिफाजत करनी पड़ती है, आप ये कह रहे हैं ना? हाँ, तो करनी पड़ती है ना, तो हर ईश्वर की हिफाजत सबके करनी बॉर्डर पड़ती है, पे, सबके बॉर्डर पे करनी पड़ती है, मिलिट्री खड़ी है, सबके ईश्वर की सब देशों हिफाजत के करनी बॉर्डर पड़ती पे। है। अरे भाई, सबकी बॉर्डर को किसने बोला छोड़िए, कि ईश्वर की राष्ट्र को हिफाजत ईश्वर बोला किसने? राष्ट्र को ईश्वर बोला किसने? नहीं सुन तुमने आप ही तो क्या बोल रहे हो दिल्ली में भाई कि राष्ट्र हो बड़ा गया है ईश्वर से, राष्ट्र आप ही बड़ा तो है बोल तो रहे क्या हो। ईश्वर हो गया वो? अरे आपका क्या आपने भेजा जब भूल है उससे बड़ा क्या? कर दिया आपका तो भेजा ईश्वर भूल से है? ज्यादा पावरफुल हो गया ना। अरे नहीं, अरे यार राष्ट्र और सुन अब नहीं ईश्वर को आप मिक्स मत करो। ये तो आपने राष्ट्र किया भाई, हम नहीं कर रहे अरे हैं। नहीं, बड़ा है बोले तो क्या है, राष्ट्र बड़ी चीज आमिर भाई, आमिर भाई, इस लेवल के मजाक लोगों कर से रहे मैं हो तो नहीं यार। बात करता। आप ही बात करें। अरे मजाक कर अच्छा रहे जे हो, भैया, राष्ट्र का ईश्वर, अच्छा जे भैया, जे भैया मुझे ये बताइएगा, कसम जे से भैया यार, एक सवाल है। वो अच्छा काले मेरी बच्चे बात के सुनिए, चक्कर में मारते हुए अच्छा चलते मेरा बेटा मुझे नहीं सुनोगे तो मैं उठा देता होता हूँ, ठीक है ना? वो हजरत वो तरीके से मैं जरा बाहर कर देता हूँ, मैं अपनी सुनाने का बंदा हूँ। अच्छा ये हजरत कह रहे हैं जी राष्ट्र नहीं होगा तो धर्म नहीं होगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये आर्यन्स आए कहां से हैं? ये जो सनातनीय तिक्के लुंगियां पहनकर इस सरजमीन पर जिसको माता कहते हैं, आए कहां से हैं? आए तो बाहर से हैं। भाई उधर करनी थी ना रक्षा, जिस धर्म को छोड़कर भागे हो, जिस धरती को छोड़कर। सारे मंगोलिया के मैदानों से आए हैं, तिब्बत के पीछे हाँ, से। बिल्कुल उधर से सारे दौड़कर ये माता जी, अच्छा माता जी पे बाद में आए हैं, इधर रक्षा कर रहे हैं इस माता जी की, मगर उसकी नहीं की जहां से माइग्रेट करके आए हैं। अजीब बात है। उस वक्त वो माता नहीं थी, उस माता से गद्दारी और दूसरे की माता से यारी, ये तो अजीब बात है। ये सब ये अजीब बात है हजरत, कमाल है यार। ये तो आपने एक मीम दे दिया है। अब उस माता से गद्दारी, दूसरे की माता से यारी, कमाल है भाई। हाँ, ये तो ऐसा ही है कि बच्चे अपने और बीवी दूसरे की पसंद हो, ये तो ऐसी बात ही है। ये तो नहीं ना तरीकाकार। हाँ, बुला ले भाई, थोड़ा सा बात कर ले अगर आप करना चाहें, तसल्ली करते हैं इनको। सुनते नहीं ना ये। अच्छा, जे भैया मस्त जी क्या मस्त कहिएगा? एकदम मस्त। क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज है, जबरदस्त जबरदस्त। अरे ये जो मजा आया? कुड़ी जो छोड़ के गए मजा ना, आया? सुनो अरे हाँ मैं मजा बोल आया? रहा हूँ, अरे नहीं सुनो, पहले मजा नहीं बता दो आया, मजा मजा आया नहीं कि नहीं? आया, हंसी आ रही है आपके ऊपर, हंसी आपके हंसी नॉलेज आ के रही ऊपर है, हंसी आ रही है, हंसी की हंसी आ आवाज रही नहीं आ है, रही ना, हंसो तो सही, आवाज नहीं हंसी आ आ रही। रही, वो तो हंसो तो अरे अभी हंसी अभी नहीं आ आई, हाँ, ऐसे अभी ऐसे आई। ऐसे हंसो हंसो। हाँ, तो आपके नॉलेज के ऊपर मुझे बहुत हंसी आई कि कितना यार कोई, अरे अंग्रेजों ने पट्टी पढ़ा दी कि आर्यन आए थे 3800 साल पहले, ये अंग्रेजों पट्टी ने पढ़ा पढ़ाई, दी। हाँ, अंग्रेजों ने तो पढ़ाई फिर है, किसने किसने पढ़ाई भाई, किसने अंग्रेजों ने पढ़ाई पढ़ाई है। पट्टी? अब अरे तो अच्छा फिर आपका नॉलेज क्या मैं है, अगर बताइए आपको किसने दिखा पढ़ाई दूं, पट्टी? मैं ये पट्टी किसने अगर आपको पढ़ाई? दिखा एक कौन मिनट एक मिनट नहीं सुनेगा, किसने अगर आपको पढ़ाई? दिखा कौन? एक मिनट नहीं सुनेगा। अंग्रेजों ने पट्टी पढ़ी। मैं अगर आपको ऑथेंटिक सनातन रेफरेंसेस से दिखा दूं कि ये बाहर से आए हैं, मानोगे? आप वेदों को नहीं मानते। अभी पिछली स्ट्रीम में हमारे एक बंदा आया था, उसने वेदों का इनकार कर दिया, कहता मैं वेदों को नहीं मानता। अब करे तो करे क्या भाई? ये है तकिया इन सनातनियां कि आपको किसका रेफरेंस दिखाएं, किस जगह से दिखाएं, ठीक है? अच्छा चले छोड़ें हिस्टोरी, गोरों की छोड़ें। अभी तो रिपोर्ट आई है कि डीएनए जो सर्वेस किए गए हैं उसके मुताबिक पता चल रहा है कि ये यूरोप के एरिया से जनाब ड्रेन करके आए थे। यूरोपियन डीएनए मैच कर रहा है इनका, आर्यंस तो ओरिजिनल है ही कोई नहीं। अच्छा फिर वो जो जंग जिसका ऋग्वेदा के अंदर जिक्र है, मैंने उस दिन सैम भाई बैठे थे, मैंने जिक्र किया था ऋग्वेदा बुक नंबर 8 के अंदर जो जिक्र पूरी हिम नंबर 2 के अंदर बकायदा, अगर मैं गलत नहीं, मुझे जो याद पड़ा अपनी सोच से, उसमें यह बयान किया गया है कि सुदास जो किंग था, 10 रजनियां जिसकी जंग हुई 10 बादशाह के साथ, वो यूरोप के बॉर्डर पे हुई। ऋग्वेद के अंदर जिक्र है कि वहां आर्यन से, वो भी इंदिरा और जो है ना इनकी अग्नि की पूजा करते थे, वहां प्रार्थनाएं करते थे आर्यंस। ये आधे यहां आ गए, आधे वहां रह गए और लड़ते थे आपस में। ये ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, कमाल है जी। ये स्क्रीन भी मैंने शेयर की है, इसमें भी हवाला है कि बल्कि बात लिखी हुई है कि दीज इंडो आर्यंस वर अ ब्रांच ऑफ द इंडो Iranians who originated in present day northern Afghanistan by 1500 BCE. The Indo-Aryans had created small herding and agricultural communities across northern India. आप सब लोग ईरान से आए हो भाई, ईरान, और ईरान में कहां से आए? वो सब मंगोलिया से आए हैं।
आप तो अब तो ये साइंटिफिक रिसर्च से साबित हो चुका, डीएनए मैच कर रहा है, बिल्कुल। जी जी जी, बकायदा यूरोपियंस के उन्होंने बताया कि इनके एंसेस्टर्स में यूरोपियंस का ट्रेस मिल रहा है आपको, कि वहां से ये लोग नीचे आए हैं। वो इसलिए मिल रहा है कि वहां पर भी तो वही लोग पहुंचे ना। अब आप ये देखें कि जो यूरो एशियन लैंग्वेजेस हैं उसमें संस्कृत भी आती है और साथ में लैटिन भी आती है। यानी जो लैंग्वेज का जो एक ग्रुप है उसमें एक ही ग्रुप में उसको रखा गया है, संस्कृत को भी रखा गया। उसकी वजह ये कि जो ओरिजिन है वो एक ही है। ऐसे ही जी। और ये इंडिया का पहले नाम, सबसे पहले नाम भारतवर्ष था। उसके बाद जब ये आर्यंस जो आए ना, उसके बाद ये लोग नाम चेंज कर दिए और भारत का नाम चेंज होकर आर्यवर्ता हो गया था। जी जी जी, इनकी माइग्रेशन से ही हुआ था, उससे पहले भारतवर्ष कहलाता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी जबरदस्त। अजर फिर इन्होंने गांव भी बनाए बकायदा, कि जो नए माइग्रेट करके आ रहे थे उनको स्टार्ट के अंदर रखते थे, बाकियों को साउथ की तरफ पुश किया गया। इसी वजह से साउथ में, और इसी तरीके से जिसको हम दलित समाज बोलते हैं, यही लोग बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, वो सारे अपने आप को मूल निवासी बोलते हैं। मूल निवासी का मतलब ये है कि असल बाशिंदे हम हैं, आर्यन तो बाहर जाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त। सर ये बात नहीं करने देनी थी इन्होंने, हजरत इनको जरा स्किप कर देते हैं। चलें आप इनको, अच्छा भाई जय साहब निकले आप।